अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहिद उल हक को स्पोफिट्स यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त जो है मोहम्मद अरसलान मौजूद है। अरसलान पिशीन से बिलोंग करते हैं और बलूचिस्तान का मैं समझता हूँ कि ये एक नायाब हीरा है जिसने अपनी राहों को बॉक्सिंग की दुनिया में तलाश किया। वो किस तरह तलाश किया, आज देखते हैं कि क्या बॉक्सिंग सिर्फ जीतने का नाम है या किसी को फाइट में मारने का नाम है, या कि इसमें और चीजों को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। जी हाँ, खासतौर पे आजकल जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का दौर रहा है और बहुत सारे लोग जो है ना प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान बेसिकली प्रोफेशनल बॉक्सिंग के कोच हैं और ये कोचिंग इंटरनेशनली भी कर चुके हुए हैं। दुबई में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और पाकिस्तान में भी बॉक्सिंग और खासतौर पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की प्रमोशन में ये जो काम कर रहे हैं, जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, इससे हम लोग आज मुस्तफीद होंगे। और सबसे बढ़ के ये है कि हम लोग दोस्तों को बताएंगे कि जिसने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आना है वो किस तरीके से आएगा, उसका तरीकाकार क्या होता है और असल में लेजेंड बनने के लिए खासतौर पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या तरीकाकार या क्या स्टेप्स अख्तियार करने पड़ेंगे कि जिससे वो एक अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग बने। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा जो है ना अपने शुरू के सफर का बताइए, मुख्तसर तरीन बताएं ताकि हम लोग जो है ना दोस्तों को बता सकें कि आप पेशीन जैसे इलाके में बलूचिस्तान के एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया, जो इग्नोर्ड एरियाज हैं, उसमें से आप कैसे परवान चढ़े और किस तरह आपने अपने सिस्टम को प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ लाया। बेसिक बताइए कैसे हुआ। शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हमें इसके काबिल समझा कि हम यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म पे बॉक्सिंग को लोगों को बताएं और बॉक्सिंग के बारे में और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में लोगों को बताएं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा बेसिकली ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला पिशीन से है और पिशीन ठीक है। में मैं पैदा हुआ और पिशीन में मैं पला पड़ा और यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट की और यहाँ मैं स्कूल के ज़माने से मेरा एक दोस्त था, वो बॉक्सिंग खेलता था, तो उसके साथ मैं 1-2-3 क्लब किया। फिर मुझे बॉक्सिंग पसंद आया तो फिर मैंने उसी क्लब से बॉक्सिंग की स्टार्ट की। तो काफ़ी टाइम मैंने ट्रेनिंग की, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन में उस टाइम हिस्सा लिया। फिर उसके बाद खेलते खेलते मैं प्रोविजनल सूबाई लेवल पे गेम खेले। फिर उसके बाद जैसे मैं जूनियर से यूथ में चला गया, फिर वो ओपन में चला गया, तो उसके बाद फिर मैं ऑल पाकिस्तान और नेशनल लेवल पे खेला। अरसलान, बड़ा अच्छा आपने मुख्तसर सा बयान किया कि आप पेशीन से किसी दोस्त की इंस्पिरेशन पे हैं। बलूचिस्तान में बहुत लेजेंड्स पैदा किए हैं बॉक्सिंग के, जैसे अबरार हुसैन शाह है, मोहम्मद वसीम है, यूके वाले हैदर अली हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनली ओलंपियंस भी, और इसी तरह बहुत सारी गेम्स में डिफरेंट लोगों ने इंस्पायर किया। तो आपको इनमें से किसने ज्यादा इंस्पायर किया, आप किससे मुतासिर ज्यादा हुए? उस टाइम में जो बॉक्सर थे जिनका नाम था, तो उसमें अतौला दुरानी, इब्रार हुसैन, असगर अली चंगेजी, मोहम्मद अली चंगेजी और दीगर और बॉक्सर थे जिससे हम लोग इंस्पायर हुए। उनसे मिला, के बारे में काफ़ी सुना, तो उन्होंने मुल्क का काफ़ी साउथ गेम, एशियन गेम, दीगर में उन्होंने मेडल्स वगैरह ली और कंपटीशन लड़े और मुल्क का नाम रोशन किया, तो उससे हम लोग इंस्पायर हुए और मोटिवेशन ली। और अरसलान, किस तरह आप लोग कुछ कहते हैं कि बॉक्सिंग में चैंपियंस बनते हैं, जैसे आपने बड़े चैंपियंस का नाम लिया इस वक्त, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना वो चले बॉक्सर अच्छा नहीं बन सका या अच्छे लेवल पे नहीं जा सका तो वो रेफरी जज बन जाते हैं, कुछ लोग फेडरेशन को संभाल लेते हैं।
تو آپ تو پروفیشنل باکسنگ میں چلے گئے اور کوچنگ سٹارٹ کی اور پھر ایز اے پروموٹر اس میں آ گئے. تو یہ سفر کیسا ہے اور کس طرح آپ نے یہ سوچا کہ پروفیشنل باکسنگ میں جانا ہے؟ امیچور باکسنگ کے اندر ہم نے کافی کام کیا، خود میں امیچور باکسنگ کھیلا. اس کے بعد پھر میں نے کوچنگ شروع کی. اس کے بعد میں امیچور باکسر کو ٹرین کر رہا تھا. ابھی بھی امیچور باکسر کو ٹرین کر رہا ہوں، لیکن ہمارے اس ملک میں کافی پالیٹکس کی. ہمارے ٹائم میں بھی، کیونکہ ہم جب نیشنل لیول سے اوپر نہیں کھیلے تو پالیٹکس کی وجہ سے نہیں کھیلے، کیونکہ یہاں پاکستان میں باکسنگ میں کافی دراڑے پڑ گئے اور گروپنگ ہوئی، اور اس گروپ کی بدولت کافی ٹیلنٹ ضائع ہوا. پھر ابھی تک وہ سلسلے چل رہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے بہت سے باکسرز ضائع ہو رہے تھے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے. تو اسی وجہ سے پھر پروفیشنل باکسنگ ہم نے چوز کی. تو 2017 میں رشید بلوچ نے پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ انٹروڈیوس کرایا. تو پھر میں نے پروفیشنل باکسنگ کو جوائن کی. بدولت اس کے کہ میں پالیٹکس میں پڑھتا یا دیگر ایسوسیشن اور فیڈریشنز کے کمپٹیشن میں پڑھتا جو گروپنگ ہو رہی ہے، تو اس سے میں نے بہتر سمجھا کہ میں کیوں نہ میں پروفیشنل باکسنگ میں انڈیپینڈنٹ ہو کر ایک کام کروں اور اس لیول پہ باکسر تیار کروں اور اس ملک کے لیے خدمت کروں اور اس صوبے کے لیے خدمت کروں. تو پھر میں نے پروفیشنل باکسنگ سٹارٹ کی. اس میں نے کافی باکسرز بنایا جنہوں نے ABF ٹائٹل، WBC سلور ٹائٹل اور دیگر عالمی مقابلوں میں انہوں نے حصہ لیا اور اس ملک کا نام روشن کیا. اگر میں امیچور باکسنگ میں ہوتا تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو پروفیشنل باکسنگ ہے، اس کا پہلا سٹیپ ارسلان کیا ہے؟ اگر کسی کھلاڑی نے پروفیشنل باکسنگ کرنی ہے تو پاکستان میں کیسے وہ باکسنگ سٹارٹ کر سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروفیشنل باکسنگ چونکہ دنیا میں باکسنگ چونکہ ہائی اسپیڈ گیمز ہے اور دنیا پروفیشنل باکسنگ میں باکسرز $1 ملین کما رہے ہیں اس پروفیشنل باکسنگ سے. تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے تو پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ نہیں تھا. یہاں سے جتنے بھی باکسرز، رشید بلوچ یا حسین شاہ، دیگر جو لوگ گئے ہیں، انہوں نے باہر کے فارمیشن سے لائسنس لی. پھر اس کے لائسنس پہ پروموٹر کے تھرو وہ وہاں کچھ فائٹیں انہوں نے کھیلی. لیکن 2017 میں جب پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کمیشن، پاکستان باکسنگ کونسل انٹروڈیوس ہوئی، تو اس سے یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا کہ پہلے جو چیز UK میں ہوتا تھا یا USA میں ہوتا تھا، تو اب وہ چیز پاکستان میں اویلیبل ہے. یہاں کی جو ایونٹس ہوتے ہیں یا دیگر چیزیں ہوتی ہے، وہ ورلڈ کے جو ریکارڈ کیپنگ ہے، باکسر اس پہ اپڈیٹ ہوتی ہے اور ویکیپیڈیا پہ اپڈیٹ ہوتی ہے. ورلڈ باکسنگ کونسل یا ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن تو اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو پاکستان کے باکسروں کے لیے بیسٹ اپرچونیٹی ہے کہ وہ آئے اور پروفیشنل باکسنگ، ایک تو پروفیشنلزم میں کام سیکھے کہ میں کس طرح پروفیشنل باکسنگ میں ہوں اور میں کس طرح کام کروں اور میں کس طرح اپنا فیوچر بناؤں. تو اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ان کا ٹرائل لیا جاتا ہے کہ آیا وہ باکسر ہے یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے کچھ میڈیکل پروسیس ہے جس میں ہیپیٹائٹس B، ہیپیٹائٹس C اور HIV اور ایک ہیڈ CT اسکین ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ اس کے لیے ظاہر ہے باکسر ہونا تو ضروری ہے. باکسنگ کی ٹریننگ کے بعد ہی وہ ایک اچھے لیول کا باکسر ہے تو ہی وہ پروفیشنل میں جائے گا. آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ اس میں ٹیکنیکلی اس کی ساری اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے اور یہ کون کون سے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ میڈیکل ٹیسٹ میں ہیپیٹائٹس B، ہیپیٹائٹس C، HIV، ایڈس کا اور ہیڈ CT اسکین کیا جاتا ہے. اور میڈیکل بورڈ اس باکسر کی فزیکل کو بھی دیکھتی ہے اور اس کے جو پیتھولوجیکل ٹیسٹ ہے، بلڈ ٹیسٹ ہے، ان کو بھی دیکھتے ہیں کیا ہے یا اس ایتھلیٹ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، مطلب اس کے ہیڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے برین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بلڈ میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے ڈائگنوز، تو پھر وہ اس کو الاؤ کرتی ہے اور اس کو کھیلنے کا موقع دیتی ہے اور اس کو لائسنس دیتی ہے. اوکے. اور یہ لائسنس جو ہے یہ کسی ریکاگنائز آرگنائزیشن کا ہوتا ہے؟ دیکھو نا،
रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल रशीद बलोच यहाँ से थाईलैंड गया, वर्ल्ड बॉक्सिंग कन्वेंशन में पाकिस्तान को रिकग्नाइज कराया कि हमारा मुल्क है, इसमें अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग बाकायदा होती है। फिर जो रिकॉर्ड कीपिंग की जो वेबसाइट है सन 1800 से, उसमें बॉक्सिंग रिकॉर्ड जमा होती है। उसमें मोहम्मद अली, माइक टायसन, शुगर रे लेनेट और अस्कर डिलेवाया और दीगर जो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, तो उसमें सब की रिकॉर्ड कीपिंग रिकॉर्ड पे होती है और डिटेल पे होती है कि उस इवेंट में सुपरवाइजर कौन था, इंस्पेक्टर कौन था, डॉक्टर कौन था, रेफरी कौन था, जज कौन था। तो फिर उसकी एक प्राइसिस थी, उस प्राइसिस को फिर पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल ने पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज है और यहाँ के बॉक्सर रिकग्नाइज है। अच्छा, जबरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने खुशखबरी सुनाई है लोगों को, कई लोगों को शायद नहीं पता होगा। और मुझे ये बताइए कि पहला स्टेप आपने बताया कि वो इस तरीके से लाइसेंस लेता है जब वो मेडिकली क्वालिफाई करता है या फिटनेस टेस्ट पास कर जाता है, एक अच्छा बॉक्सर जो है, फिर इसको लाइसेंस मिलता है। और क्या लाइसेंस की कोई फीस वगैरह होती है? हाँ, लाइसेंस की फीस, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, चाहे जापान बॉक्सिंग कमीशन हो या ब्रिटिश ये बॉक्सिंग कितनी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, मुख्तलिफ फीसेस होती है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोई ए कैटेगरी का लाइसेंस है, सी कैटेगरी का लाइसेंस है और बी कैटेगरी का लाइसेंस है, तो हर लाइसेंस का एक अलग फीस होता है। अगर कोई बॉक्सर 4 राउंडर है तो उसकी पाकिस्तान में 4,000 और 5,000 रुपये फीस होती है। अगर कोई बॉक्सर 6 राउंड की मतलब लाइसेंस लेता है तो उनकी फिर कुछ बढ़ जाती है और इस तरह 10 राउंड तक और 12 राउंड तक जाती है। ये पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जो है ये फीस चार्ज करती है इस ये लाइसेंस को देने की। कमीशन फीस चार्ज करती है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान जो बॉक्सिंग काउंसिल का लाइसेंस होता है, ये इंटरनेशनली वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल भी इसे रिकॉग्नाइज करती है? ये वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की ये 4 मेजर बॉडीज है। तो ये 4 मेजर बॉडीज को एक्सेप्ट करती है। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी है? सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यूज हैं, जो सबसे ज्यादा जो है ना अहम है? सबसे पुरानी बॉडी तो वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन है, WBA। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर जो है, जो ऑथेंटिक है, जिसको ज्यादा पजीराई मिलती है, वो है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। ओके। जो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और इनका अगर मुआवजा करें हम लोग, तो क्या ये पैसे वाइज ज्यादा पेमेंट्स देते हैं या इसमें ग्लैमर ज्यादा या प्रमोशन ज्यादा या क्या सिलसिला? क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जितने भी टाइटल्स है, कॉन्टिनेंटल है या मेजर टाइटल्स है या रीजन के टाइटल्स है या मतलब एशिया के है या दीगर के है, टाइटल चूंकि एक बिजनेस होता है, उस अनवान के लिए लोग वो होते हैं। तो टाइटल सारे मतलब उनकी फीस होती है बाकायदा, सेक्शन फीस भरती है, फिर वो कमीशन उसको सुपरवाइज करती है उस टाइटल को। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पजीराई मिलती है वो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल को मिलती है, क्योंकि वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की जो टाइटल है वो लुक में भी बड़ा जबरदस्त है और नाम भी उसका बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सारे काम करने के लिए प्रमोटर का कोई किरदार होता है बीच में? प्रमोटर क्या रोल प्ले करता है? प्रमोटर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आप ऐसा समझे कि प्रमोटर के बगैर प्रोफेशनल बॉक्सिंग नामुमकिन है, क्योंकि प्रमोटर ठीक जो है, है वो बैकबोन है प्रोफेशनल बॉक्सिंग। उसके साथ ठीक है। वो इवेंट बनाता है और शो बनाते हैं और फिर बॉक्सर्स को लेके आते हैं और बॉक्सर को साइन करते हैं। और उनकी दीगर दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक उस लेवल पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं पहुंचा है, लेकिन इंटरनेशनली जो है फ्रैंक वारन हो गया, इस तरह डॉन किंग हो गया और दीगर बड़े बड़े टॉप रैंक प्रमोशंस है, MTK ग्लोबल है, प्रोवेलम है, तो दीगर जो जितने भी बड़े प्रमोशंस है उसके साथ बाकायदा बॉक्सर साइन होते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 फाइटों के लिए, 8 फाइटों के लिए, 10 फाइटों के लिए। तो उसको फिर मुख्तलिफ पर्स मनी भी देते हैं फाइट पे और उनकी सारे ट्रेनिंग के अखराजात, उनके ट्रेनिंग के, उनके टिकटिंग और उनके होटलिंग, अकोमोडेशन और फूड,
اور دیگر ٹرینرز کے خرچے سارے ایک پروموٹر اٹھاتے ہیں. تو وہ پروموٹر چونکہ بزنس کرتا ہے، پروموٹر ایک ایونٹ بناتا ہے، پھر اس ایونٹ کی ٹکٹنگ بیچتا ہے، ٹی وی چینلز پہ بیچتے ہیں. چونکہ پروفیشنل باکسنگ ایک بزنس ہے، اس میں خاص رول پروموٹر کا ہے. اچھا، جہاں آپ نے بتایا کہ پروفیشنل باکسنگ جو ہے وہ بزنس، پروفیشنل باکسنگ جو ہے وہ اس میں خاص طور پہ آپ نے یہ بات کی کہ ایک پروموٹر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو کیا پروموٹرز جو ہیں وہ فائٹس کو سیٹ بھی کرتے ہیں؟ مینس سیٹنگ مینس کہ فکس کرتے ہیں کہ تم نے جیتنا ہے، تم پیسے اتنے دے دو، تم اس کو بھی دے دو، کوئی اس طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں؟ اصل میں جو میچ میکنگ ہوتی ہے وہ میچ میکر کا کام ہوتا ہے. میچ میکر میچ فکس کراتے ہیں. دنیا میں مختلف پروموٹرز ہے. پروموٹرز پھر ایسے بھی ہے، کچھ پروموٹرز ایسے ہیں جو ایک باکسر اپنے ریکارڈ کے لیے فائٹ لیتا ہے اور پھر وہ ایزی فائٹ چاہتا ہے تو وہ پروموٹر سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو پھر اس کو دینے پڑتے ہیں. ایک پروموٹر ایسا ہوتا ہے جو ٹکٹنگ سیل کرتا ہے، ٹی وی چینلز پہ اپنا شو بیچتا ہے اور وہ پھر جو ہے فائٹرز کو پرس منی پے کرتا ہے. کچھ پروموٹر ایسے ہیں جو تائی لینڈ میں ہے یا دبئی میں ہے یا دیگر ملکوں میں ہے، تو وہ اس لیول پہ تو نہیں پہنچے ہیں، وہ پھر باکسر سے پیسے چارج کرتے ہیں رینکنگ بڑھانے کے لیے. رینکنگ بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور وہ تقریباً کیا اخراجات آتے ہیں؟ مختلف ٹائٹلز کی مختلف سیکشن فیس ہے. اب ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایشیا میں جتنے بھی ہے، چاہے WBC ایشیا سلور ہو یا WBC یا گولڈ ہو یا ABF ایشین باکسنگ فیڈریشن کا ٹائٹل ہو یا ایشین باکسنگ ایسوسیشن کا ٹائٹل ہو، تو اس کی تقریباً $2300 سیکشن فیس ہوتی ہے. اس میں سیکشن فیس بھی ہوتی ہے، بیلٹ فیس بھی ہوتی ہے اور جج ریفریز اور دیگر کمیشن کی بھی. اچھا ارسلان، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جب یہ سارے فائٹس ہو جاتی ہیں تو ایک پروفیشنل باکسر کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پروفیشنل باکسنگ، اصل میں پروفیشنل باکسنگ ایک مخصوص رقم کے لیے لڑا جاتا ہے جو فائٹرز کے درمیان تقسیم ہوتی ہے. تو باکسر جو ہے وہ پرس منی کے لیے لڑتا ہے، پیسوں کے لیے لڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کم از کم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک؟ فرسٹ جو ہے ڈیبیو فائٹ ہے. آپ ڈیبیو فائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کی رینکنگ جاتی ہے آپ سٹار تک، پھر 1 سٹار، پھر 1.5 سٹار، پھر 2 سٹار، پھر اس طرح 2.5 سٹار، پھر 3 سٹار، پھر 3.5، پھر اس طرح 4 5 تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رینکنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ رینکنگ ایسی ڈیولپ ہوتی ہے، اگر آپ ایک باکسر کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، اس کی اچھی رینکنگ ہے، اس کے پاس 2 سٹار رینکنگ ہے یا 3 سٹار رینکنگ ہے یا 1.5 سٹار رینکنگ ہے یا 1 سٹار رینکنگ ہے. جب آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہو، آپ اس کو بیٹ کرتے ہو، اس کو جیت جاتے ہو، تو اس کی رینکنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے. اچھا، ایسے یعنی کہ ممکن ہے کہ ایک لڑکا جو بالکل نیا ہو اور وہ اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ سمجھتا ہو کہ ورلڈ کا جو 5 سٹار رینکنگ کوئی باکسر موجود ہے تو وہ اس کو چیلنج کرتا ہے، تو اگر وہ اسے ہرا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹائٹل اس کے نام آ جائے گا. ایسا ہے کہ پروفیشنل باکسنگ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، تو آپ اپنے رینکنگ کے مطابق کوالیفائی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک باکسر 5 سٹار باکسر ہے، وہ ورلڈ چیمپئن ہے، پاس میجر باڈیز کے ٹائٹلز ہے، اور آپ ابھی تک فائٹ نہیں کھیلے ہیں یا آپ کی ڈیبیو فائٹ ہوئے ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو اس میں کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں، کیونکہ اس باکسر نے اس لیول کو جب اچیو کیا ہے تو اس کے پروموٹر یا اس باکسر نے بہت بڑا پیسہ لگایا ہوتا ہے، ملین ڈالرز انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے. ایک بندہ آسمان پہ ہے تو ایک زمین پہ ہے، وہ زمین والا کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ لڑو، تو وہ کہتا ہے تم پہلے میرے لیول تک پہنچو، اس کے بعد پھر میرے ساتھ کھیلو. اچھا، اگر فرض کریں جس طرح آپ نے بھی اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا، یہ اگر چیلنج کرتا ہے تو اس سے کروڑوں روپیہ پہلے رکھنا پڑے گا، مینس کہ یہ ایک شرط ہوتی ہے، ایسا ہی ہے؟
ये उस शराइत में से एक है कि अगर आपने अपने से ऊपर के रैंकिंग को चैलेंज करना है, तो उसके लेवल का आपका प्रमोटर या वो बॉक्सर जो है वो एक रकम मुहैया करेगा वहाँ, ऐसे ही है? उसके लिए आपका प्रमोटर या आप खुद उसको पे करोगे। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज बताएं, ये प्रमोटर जो है ये क्या स्पॉन्सर से पैसा उठाता है या क्या तरीका होता है? इसमें कहाँ पैसा वो अर्न करता है प्रमोटर जो है? प्रमोटर के साथ अगर उसके साथ बॉक्सर साइन हो, उसकी एक प्रमोशन कंपनी हो, तो उसके लिए मार्केटिंग के लिए लोग उनके पास आते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं। फिर जब प्रमोटर इवेंट बनाता है, फिर इवेंट्स में वो टिकट सील करते हैं और टीवी चैनल्स पे अपने शो भेजता है, तो प्रमोटर इससे पैसा कमाते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये स्पॉन्सरशिप होती है, टीवी राइट्स पे होती है, और जो लोग आते हैं वहां पे देखने के लिए वो पैसा देते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त उस्मान वजीर, शुएब, फिर अभी पिछले दिनों वो हैवीवेट टाइटल जीत के आया वर्ल्ड लेवल का तैमूर खान मेमन जो है, तो इसी तरह कुछ और बच्चे भी जा रहे हैं। तो आपके ख्याल से ये इनको मजीद क्या करना चाहिए कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में आना शुरू हो जाए? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ये कहीं वर्ल्ड रैंकिंग में एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड रैंकिंग की जो रिकॉर्ड कीपिंग है, बिल्कुल उसमें इन बॉक्सरों का नाम है, लेकिन इन बॉक्सरों की लेवल उस लेवल के नहीं है। ये एशिया के लेवल के टाइटल्स पे उन्होंने मैचेस वगैरह खेले। उस्मान वजीर ने यूथ टाइटल्स पे फाइट खेली है, लेकिन वो किसी मेजर बॉडी के टाइटल पे नहीं खेले, क्योंकि वो इन रैंकिंग अभी तक इनकी लो लेवल की है। जब इनकी रैंकिंग हाई लेवल की हो जाएगी तो फिर एक मेजर बॉडी की टाइटल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसको क्वालिफाई करने के लिए हमारे इन बॉक्सर्स को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए कैंप करने पड़ेंगे, उसके लिए बड़ी फाइटें लेनी पड़ेगी। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, मोहम्मद वसीम जिसका ताल्लुक फिर बलूचिस्तान से ही है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, खास तौर पे आजकल के दौर में। मैं अगर हम पुराने दौर में बात कर रहे हैं तो हुसैन शाह, अबरार हुसैन या रशीद बलोच या बहुत सारे ओलंपियंस और ये हमारे गुजरे हैं। तो जिस तरह हैदर है, मीन्स कि इन लोगों ने कुछ रिकॉर्ड्स बनाया, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस हैं, कुछ एशियन गेम्स के हैं, कुछ वर्ल्ड लेवल पे। और हुसैन शाह ने तो कमाल किया कि वो ओलंपिक में हमारा एक ही मेडल है और वो है ब्रॉन्ज मेडल जो हुसैन शाह ने लाया। मुझे ये बताइए कि मोहम्मद वसीम का चंद दिन पहले एक बयान आया कि वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग से दोबारा एमेचर में आके पेरिस ओलंपिक खेलना चाह रहा है। तो उससे पहले वो प्रोफेशनल में 2 लगातार फाइट्स हार चुका हुआ है। आप क्या कहेंगे, उसके लिए क्या मशवरा देंगे? खैर खेल तो सकता है, क्योंकि दुनिया में ये रूल्स है। अगर आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग से एमेच्योर बॉक्सिंग में आना चाहते हैं तो आपको 6 मंथ के लिए सस्पेंड किया जाता है। ठीक है। अब यह है कि वसीम काफ़ी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान में फर्स्ट बॉक्सर है जो बड़े लेवल पे खेला है। यानी उन्होंने 2 दफ़ा इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन IBF के टाइटल पे उन्होंने मैचेस खेले और 2 दफ़ा उन्होंने एलिमिनेटर टाइटल की है, WBC सिल्वर। तो हो सकता है अगर वो क्वालिफाई करे पेरिस ओलंपिक के लिए, अगर वो मेहनत करे बशर्ते। ठीक है। अब वसीम की एज क्या अलाउ करती है उसे कि वो ओलंपिक खेल सके? एज तो बॉक्सिंग, चूंकि दुनिया में लोग प्रोफेशनल बॉक्सिंग को एक लंबा पीरियड तक खेला जाता है, लेकिन एमेच्योर बॉक्सिंग में इस टाइम पे काफ़ी बॉक्सर्स रिटायर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस है कि अगर बंदा फिट हो मेंटली फिजिकली तो वो खेल सकता है। अच्छा, ये कहीं इसकी एज ओवर तो नहीं होगी, क्योंकि 35 इयर्स एज थी शायद इसकी 35 लिमिट जो तो और एज तो नहीं है,
बॉक्सिंग खेला जा सकता है, 40 साल तक तो खेली जा सकती है अगर बंदा फिजिकली और मेंटली फिट हो। ओके। लेकिन ये है कि हम वापस आते हैं अपने उस पे जो आप जिस तरह आप दुबई में डिफरेंट फाइट्स को करवाते रहे, वहां पे प्रमोटर्स के साथ काम भी किया, तो अभी क्या आप एज ए कोच ही सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं या एज ए प्रमोटर भी काम कर रहे हैं? मैं चूंकि पाकिस्तान में काम करना पड़ता है, एज अ प्रमोटर भी काम करना पड़ता है, मैं एज अ मैच मेकर भी इंटरनेशनल बॉक्सिंग में एज अ मैच मेकर काम करता हूँ। तो पाकिस्तान में भी मैं एज अ मैच मेकर भी काम करता हूँ और इवेंट प्लानर के तौर पर काम करता हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग भी करता हूँ। तो पाकिस्तान में इस वक्त कितने इवेंट्स हो चुके हुए हैं? पाकिस्तान में इस टाइम 100 प्लस प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इवेंट्स हो चुके हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ शहरों में। तो उसमें तकरीबन सैकड़ों बॉक्सर्स रिकग्नाइज है वर्ल्ड बॉक्सिंग रिकॉर्ड पे। ओके, इट मीन्स कि आपका कहना यह है कि हमारे यहाँ पे सैकड़ों बॉक्सिंग के इवेंट्स, हम इवेंट्स की बात करेंगे या बाउट्स की बात करेंगे? नहीं, मैं जो बात कर रहा था मैं इवेंट्स की बात कर रहा था। बाउट्स तो हर लाइक एक इवेंट में अगर 10 फाइट्स हो रही हैं तो वो एक इवेंट होगा या 10 इवेंट्स कहलाएंगे? एक इवेंट होगा। अच्छा, इस तरह के 100 से ज्यादा हो चुके हैं। इस तरह 100 से ज्यादा इवेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के। मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या प्रोफेशनल बॉक्सिंग के हुए सारे? हाँ जी सर, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इवेंट्स हुए। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप मुझे ये बताइए कि इसमें जिस वक्त एक अच्छा खिलाड़ी जो प्रोफेशनल बॉक्सर है, उसकी मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे क्या करना चाहिए अपने आप को ग्रूम करने के लिए, ब्रॉट अप करने के लिए, अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए? ये तो टेक्निकल सारी चीजें होगी, मेडिकल हो गया और प्रमोटर से राब्ता हो गया, मैच मेकर से हो गया, मैच आपका फिक्स हो जाता है, मैच का आप टाइटल भी जीत जाते हैं, तो उसके बाद आपका क्या वो लेवल आते हैं कि किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? उसके लिए जो है आपने अपनी जो जिंदगी है उसकी एक टाइम टेबल कायम करनी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी बॉक्सर्स है वो अपने टाइटल्स और अपने नाम और अपनी जो उनकी जीत है उनकी डिफेंड करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करती है। तो उसमें तकरीबन 8-9 आवर्स 10 आवर्स वो ट्रेनिंग करते हैं। उनकी डाइट, वो अपने डाइट का बहुत खास ख्याल रखते हैं और अपने ट्रेनिंग का ख्याल रखते हैं और अपनी जो उनकी रिकवरी है, उनकी स्लीप है, नींद है, उसका बड़ा ख्याल रखती है। तो दुनिया में बॉक्सर जो जितने भी बड़े बॉक्सर है वो या तो सोते हैं या खाते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, उनके ये 3 काम होते हैं। ठीक हो गया। और हमारे यहाँ पे तो उसे रक्षा भी चलाना पड़ता है, तंदूर में रोटियां भी लगानी पड़ती है और पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। शायद साहब हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, अगर हम उस लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन अब पाकिस्तान में इतने इवेंट्स हुए और काफी बॉक्सर्स, हमारे बॉक्सर अगर मेहनत करे तो बाहर के अगर कोई प्रमोटर को ऑफर करे अपने बॉक्सर की रैंकिंग बढ़ाने के लिए तो उसको कुछ खर्चा करती है या उनको टिकट देते हैं, उनको बुलाते हैं। अगर हमारी बॉक्सर्स में मेहनत करे, उसमें पोटेंशियल हो, अगर वो उसको विन करे तो वो प्रमोटर्स कारोबार करते हैं, वो उसके बजाय पाकिस्तानी फाइटर्स को साइन करते हैं। क्योंकि प्रमोटर्स को ये चीज डिपेंड करता है कि मेरे लिए कोई कितना लंबा लड़ सकता है। उसको लड़ने वाला बंदा चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से हो या दुनिया के दीगर ममालिक से हो। प्रमोटर उस पर बिजनेस करता है, जो अच्छा लड़ता है उस पर ज्यादा बिजनेस हो सकता है। पाकिस्तान की फाइटर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी आप को जो है ना साबित करना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझ में पोटेंशियल है और मैं बॉक्सर हूँ। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे और ख़ास तौर पे आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बहुत सारी जो
रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हाईलाइट किया, और मैं आपका मशकूर हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी इससे जो है मुस्तफ़ीद होंगे, और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल बॉक्सर्स के लिए ये एक हौसला अफजा वीडियो होगी। जब आप एक अच्छी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करें और अच्छी चीज को आगे शेयर करें ताकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके। और जब शेयर करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक रेड बटन है, उसके साथ एक बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मैं अरसलान आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा। आप और आपका बहुत शुक्रिया, आप इन्वाइट किया और इस प्लेटफॉर्म में बात करने का मौका दिया और बॉक्सिंग पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।